नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह है आज अखबार की सुर्खियां और कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 13 जनवरी है, दिन सोमवार। आज से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है। ये हर 12 साल पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस बार का कुंभ में महाकुंभ का कुछ विशेष महत्व है। लोग कहते हैं कि खासकर ग्रह के योग के हिसाब से 144 वर्षों के बाद ये कुंभ लग रहा है। जो सरकार का अनुमान है कि इसमें कोई 40 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और कोई 11 फरवरी से ही शुरू हो गया था। 2 दिन में 25 लाख से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई थी। और आज पौष पूर्णिमा है। आज से श्री गणेश हुआ है। तो आज देखिए शाम तक ये आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, इसलिए कि वहाँ जितने लोग प्रयागराज जा रहे हैं सबका 1 to 1 इस तरह की व्यवस्था की गई है कि गिनती भी होती रहेगी। तो आज की शुरुआत के साथ कल पहला शाही स्नान होगा मकर संक्रांति को। और ये आप जानते हैं कि कुंभ का जो आयोजन है देश में 4 जगहों पर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। महाकुंभ को केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होने के कारण इसका अलग धार्मिक महत्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाला महाकुंभ भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा। अब इस पूरी दुनिया में अब तक का ये सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है। तो मेले में जितने श्रद्धालु आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर सुविधा और सुरक्षा की भी व्यवस्था उसी ढंग से व्यापक की गई है। तो हम सब लोगों को ये कामना भी करनी चाहिए। और आप इस तरह की व्यवस्था की गई है ना कि जो लोग कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे वो घर पर भी टीवी पर ये कुंभ को आप देख सकते हैं। हर टीवी चैनलों पर आपको ये दिखाई दे रहा है। और वहाँ से ही कुंभ में इस तरह से ऐप बनाया गया है, उससे आप पूरा कुंभ स्नान भी देख सकते हैं। कहते हैं कि भगवान का दर्शन मंदिर में जाकर करने से घर में बैठ कर के भी आप पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये आस्था से इस हिसाब से भी कुंभ को लेकर व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो एक बड़ा आयोजन है। इसकी आज सभी अखबारों की सुर्खियाँ हैं और हर टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर महाकुंभ की खबरों की भरमार पड़ी है। तो ये आज प्रमुख चर्चा के रूप में ही इसको माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वहाँ सोनमर्ग टनल बना है, कोई 12 किलोमीटर लंबा। आज उसका उद्घाटन हो रहा है। कोई 6,000 करोड़ की लागत से ये बना है। तो देश को ये आज समर्पित होने वाला है। इससे लद्दाख जाना और सरल हो जाएगा और इस सालों भर चालू रहेगा। इसमें वो मौसम का भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इस ढंग से ये बनाया गया है। दिल्ली चुनाव की चर्चा। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा और अब तो परवान चढ़ चुका है अभियान। कल बीजेपी ने एक और कैंडिडेट की घोषणा की, मतलब 70 सीट के लिए अब बीजेपी के 59, 2 फेज में 29 और कल एक कैंडिडेट के नाम की घोषणा हुई है। लेकिन अभी भी इंतजार है। आज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी आज नामांकन करने वाली है।
और आपके प्रमुख चेहरा हैं उधर अरविंद केजरीवाल, और बीजेपी का कोई चेहरा कौन होगा ये तो अभी सामने नहीं आया है। वहाँ भी तो प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना है। और कल महाराष्ट्र में थे अमित शाह, कल वहाँ ही उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार इस बार बनने जा रही है। ये वहाँ उपस्थित जनसमूह को ललकारते हुए कह रहे थे कि आप नोट कर लो कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 फरवरी को, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अमित शाह के इस दावे में कितना दम है तो 8 फरवरी को ही सामने आएगा। हाँ, ये है कि इस बार का चुनाव आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी और आप लड़ रही है, तिकोनी लड़ाई है। और जानकार लोग मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस के इस बार अपने दमखम पर अकेले लड़ने से निश्चित रूप से आपकी चुनौती और बढ़ गई है। पिछले चुनाव में कहिए कि पिछले 3 चुनावों में तो आपका वहाँ डंका बजा है, और पिछले चुनाव तो 70 में 62 सीट आप जीती थी, 8 सीट बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। तो इस बार का चुनाव सचमुच रोचक हो गया है, और आप जो चौथी बार सत्ता में आने के लिए जंग कर रही है। अब भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, वहाँ पूर्वांचल का मुद्दा है। अब देख लीजिए क्या नतीजा आता है, जनता इस बार किस पर भरोसा करती है। फिर अरविंद केजरीवाल की जैसा भाजपा दावा कर रही है कि जो है आपदा है दिल्ली के लिए, तो इससे मुक्ति का ये दिवस होगा, 5 फरवरी लोग मुक्ति के लिए वोट डालेंगे। और वहीं कांग्रेस भी उसी से दमखम है, और उसका भी ये कहीं ना कहीं भरोसा है कि इस बार वो अपनी मजबूत स्थिति दिखाएगी। कांग्रेस की ओर से कई लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, जिस तरह से आप की है। तो यह है दिल्ली का परिदृश्य। अभी कांग्रेस की जो सीटें 59 घोषणा की गई है, तो जो शेष बाकी है 11, उसमें कुछ सहयोगी दलों को भी एक एक सीट मिल सकती है। जदयू को, लोजपा को, आरपीआई तो सहयोगी दल है एनडीए का, तो वो अकेले सब 13, 12, 15 सीट पर लड़ने की घोषणा तैयारी कर रही है। तो एक ये है कि स्थिति दिल्ली चुनाव की। अब कुछ बिहार की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के सिलसिले में आज दूसरे चरण का आज समस्तीपुर उनका कार्यक्रम है। अभी समस्तीपुर के बाद फिर तीसरा चरण 17 जनवरी से शुरू होगा। जहाँ जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, वहाँ के लिए योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तो करते ही हैं, साथ में कुछ घोषणा भी करते हैं कि आगे कुछ जो जिले के लिए ज़रूरत है उन योजनाओं की पहचान कर घोषणा की जाती है। कल मधुबनी में भी उन्होंने घोषणा की। अब आज समस्तीपुर जा रहे हैं, तो देखिए समस्तीपुर को और क्या क्या सौगात मिलता है। अब उनके जाने के बाद ही ये। दूसरी तरफ प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव का हमला लगातार जारी है, और तो इसको विदाई यात्रा कह ही रहे हैं। कह रहे हैं कि 225 करोड़ खर्च करके ये प्रगति यात्रा हो रही है, और इसमें कहीं जनता नहीं दिखती है, वही अधिकारी लोग दिखते हैं, और सब जगह एक सेट कार्यक्रम होता है। तो करके आलोचना हो रही है नीतीश कुमार की यात्रा। एक अखबार की बड़ा प्रमुख सुर्खियाँ देखिए, 5.5 लाख बिहार में स्कूल शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल जो 76,000 है। और एक खबर अब आई है कि 78,000 शिक्षक, उसमें विशेषकर जो बिहार के बाहर के जो शिक्षक बहाल हैं, काम कर रहे हैं। तो बीपीएससी 2 चरणों में थी, या 3 चरणों में अब कहेंगे आप, कि TR1, TR2 और TR3 में जो सिलेक्शन हुआ है, 2 में तो लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे 68,000 शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच होनी है, विशेष रूप से जो बिहार के बाहर के शिक्षक काम कर रहे हैं। और पहले से भी 78,000 शिक्षक का तो एक अलग विवाद है, वो वर्षों से लंबित है, जो निगरानी में जांच हो रही है।
लेकिन ये एक बड़ी खबर है, इधर जहाँ शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, शिक्षकों की नियुक्ति, सब तो विभाग में चल ही रहा है। अभी तो फर्स्ट फेज में जो देखा आपने कि असाध्य रोगी के आधार पर शिक्षकों का जो पहला ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, और मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से 1,90,000 आवेदन आ गए हैं विशेष समस्या को लेकर ट्रांसफ़र के लिए, तो इसका समय रहते कहिए कि जो सरकार ये तय कर रखी थी, पहले सोच रही थी कि जनवरी में 7 तारीख तक सबका निष्पादन कर देंगे, तो विशिष्ट शिक्षकों ने तो योगदान कर लिया। 90% से अधिक नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने थे वो योगदान कर लिया। अब उसका अलग हिसाब किताब हो रहा है कि गलत सर्टिफिकेट के आधार पर या और भी कुछ फर्जीवाड़ा करके जो शिक्षक काम कर रहे हैं या बहाल हो रहे हैं या बहाल होने की कोशिश में हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जो बम्पर नियुक्ति हो रही है, तो उस सब की छानबीन भी एक बड़ी चुनौती विभाग के लिए बनी है। और अभी तो असाध्य रोग का हुआ है, फिर गंभीर रोग का, इस तरह से जो शिक्षकों का स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण है ना, ये भी अब टाइम टेकिंग वाला ये प्रोजेक्ट हो गया सरकार के लिए। तो अब देख लीजिए, जो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने पहले ही दिन ये बात कही थी कि अब सरकार के लिए सबको एक कठिन चुनौती हो गई, इतनी बड़ी संख्या में ऐच्छिक स्थानांतरण के जो आवेदन आ गए हैं। और उस समय तो मैंने ये भी कहा था कि दूरी के स्थान पर सरकार जो ट्रांसफ़र करने की ठानी है और आवेदन ले रही है, तो इसमें पहले ये मानक तय नहीं हुआ कि दूरी का क्या मतलब हो, कितनी दूरी। तो जिला के अंदर जो शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं, जो जहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण, तो ऐसे लोगों के लिए तो निराश होना पड़ेगा। जो अभी समझ है विभाग की, उसी तरह से अब वो दूरी में तो कम से कम 200 दूरी, इसमें खासकर जो बिहार के बाहर वाले शिक्षक हैं ना, तो उसमें अधिसंख्य लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में या शहर के करीब या शहर में आना चाहते हैं। तो अभी तो शुरू हुआ है कि नियमित वेतनवान वाले शिक्षक, फिर बीपीएससी वाले शिक्षक, और तब फिर विशिष्ट शिक्षक। अभी तो विशिष्ट शिक्षकों के बारे में सरकार अभी हिसाब किताब कर रही है कि किन किन विशिष्ट शिक्षकों ने योगदान किया, उनका भी लेखा जोखा अलग से तैयार हो रहा है। इस सब का भी सर्विस बुक न तैयार होना है। सरकार जो इतने बृहद पैमाने पर जो सब कुछ काम शुरू हो गया है ना, तो विभाग के लिए टाइम टेकिंग सब कुछ हो गया है। एक ही काम हुआ जो विशिष्ट शिक्षकों को 1 तारीख से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक योगदान करना था, उसमें कहीं ना कहीं शेड्यूल के हिसाब से शिक्षकों ने तो कर लिया योगदान, और जिस तारीख से योगदान किए उस तारीख से वो विशिष्ट शिक्षक हो गए, सरकारी कर्मी हो गए। अब उस सब की छानबीन हो रही है। तो ये आज अखबार की सुर्खियां हैं शिक्षकों के लिए। अब इसमें खासकर वैसे जो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो इच्छुक शिक्षक हैं, उनको तो जान लीजिए कि सबको अभी जो तरीका अपनाया गया है, अब 16 अधिकारियों की टीम बनी है जो सब स्क्रूटनी कर रही है एक एक करके, और उसको खुद विभाग के एस सिद्धार्थ ने कहा कि सबको मैं खुद देखता हूँ। इतने लोगों का भला आप समझ लीजिए कि सबका स्थानांतरण करना, अब फिर जितने बड़े संख्या में जब होगा तो सबको फिर सब डीओ को ही पोस्टिंग करनी है। स्कूल तो तय लोग करेंगे नहीं, जब बड़ी संख्या में जिला से बाहर ट्रांसफ़र होगा तो मुख्यालय से थोड़े सबकी पोस्टिंग होगी, स्कूल तय होगी। ये फिर सब डीओ को दिया जाएगा कि ट्रांसफ़र सरकार अनुमति दे दी, अब डीओ उसको तय करेंगे कि किस स्कूल में पोस्टिंग हो, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ विषयवार शिक्षक की ज़रूरत है, ये सब कुछ ना देखना होगा। अभी तो एक तो सबसे बड़ी बात हो गई कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नए, जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं वो योगदान किए हैं। तब जो ट्रांसफ़र वाले शिक्षक हैं उसमें सब श्रेणी के शिक्षक हैं, चारों श्रेणी के शिक्षक हैं। कुछ नियोजित शिक्षक भी ट्रांसफ़र चाहने वाले हैं। अब फिर वो अभी परीक्षा फिर नियोजित शिक्षकों के लिए होगी, जो बचे हुए 85,000 शिक्षक थे। तो शिक्षा विभाग में तो कुल मिला जुला कर देख लीजिए अभी कि उलझन ही उलझन मुझे दिख रहा है। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण वाला जो इशू है अब टाइम टेकिंग हो गया है।
और पहले ही सरकार ने तय कर लिया था कि 90,000 से अधिक जो पुरुष शिक्षक हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण, उनके बारे में तो ये जब फरवरी महीने में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होगी तब विचार करेंगे। तो यूँ ही समय तो लगने वाला है ही। तो कुल मिला जुला करके आज अखबार की ये सुर्खियाँ बनी है जिसकी चर्चा हमने की आपको। एक और खबर है कल कि भाई 4 डॉक्टरों ने अपना देहदान किया है अस्पताल में, तो एक ही भी खबर है। अब 20 और 21 तारीख को पटना में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। मतलब देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के उपाध्यक्ष का जमावड़ा होने जा रहा है। ये लंबे काल के बाद ये आयोजन हो रहा है। तो विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव इसकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की खास उपस्थिति हो रही है। आज स्पीकर इसी सम्मेलन को लेकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, जानकारी देंगे। और इसमें अब एक तो बात है ना कि देखिए बिहार का जो मौजूदा असेंबली है जिसका नवंबर 2025 में 5 साल पूरा होगा, चुनाव होना है। इस असेंबली का कुछ एक अलग ऐतिहासिक, कहिए कि इतिहास के पन्नों में अभी तक इस मौजूदा विधानसभा में 3 स्पीकर हो गए। पहली बार कौन बने थे? विजय सिन्हा। दूसरी बार बने अवध बिहारी चौधरी, अब फिर हैं नंद किशोर यादव। उसी तरह सब 3 बार सीएम ना, व्यक्ति एक ही रहे, 3 बार सीएम बदल गए। सीएम का मतलब 3 बार शपथ ग्रहण हो गया। पहली बार भाजपा के साथ, दूसरी बार राजद के साथ, फिर भाजपा के साथ। डिप्टी सीएम के भी चेहरे बदलते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो अभी भाजपा के साथ जदयू की सरकार बनी है, इसमें एक दल बदल का इशू है। 6 विधायक ने खुलेआम दल बदला है और उनकी सदस्यता, तो जो कानून है दल बदल निरोधक कानून, उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसके लिए कुछ साक्ष्य सबूत क्या, सब कुछ स्पीकर के सामने होना है और कानून में स्पीकर को ही फैसला लेना है। तो स्पीकर अभी फैसले पर बैठे हुए हैं। अभी एक मुद्दा बन गया है। तो क्या इस सम्मेलन में अब स्पीकर पर सच पूछिए, अब जदयू ने तो खुला आरोप ही कर दिया। अभी एक नया मेमोरेंडम दिया था, उसमें कहा था कि स्पीकर तो संविधान की जो भावना है दल बदल कानून से संबंधित, वो स्पीकर के इन एक्शन से, कोई कार्रवाई नहीं करने से आहत हो रही है। संविधान के प्रावधान की अनदेखी हो रही है। अब भला ये नहीं, स्पीकर पर इस तरह का, ये तो अब सीधा सीधी ना आरोप हो गया, कुछ दिख भी रहा है सामने। हालांकि स्पीकर ने ये बात कही जब राजद का शिष्टमंडल मिलने गया था कि भाई हमने तो अभी उन लोगों से कारण बताओ नोटिस दी है, जवाब नहीं मिला है। तो इसी तरह से वो जो पाला बदल करने वाले जो सब विधायक हैं 6, राजद के 4, कांग्रेस के 2, अब उस सबको नीतीश गवर्नमेंट ने अभी 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की राज्य स्तरीय कमेटी का सबको मेंबर बना दिया है, सबको राज्य मंत्री उप मंत्री का दर्जा दे दिया है। तो भला उनकी मेमोरी ख़त्म होगी क्या कि चुनाव नज़दीक आने के बाद ही कानून का, फिर जो दल बदल रोकने वाला कानून है उसका आदर होगा। तो एक इशू है कि सम्मेलन में विषय तो सब होगा, लेकिन अब स्पीकर को जो एक्शन करना है उस पर क्या विचार का मुद्दा थोड़े होगा। फिर असेंबली की कमेटियां हैं, कमेटियां तो बनती हैं, मेंबर्स उसके बनाए जाते हैं सभी, लेकिन कमेटी की जितनी बैठकें होती हैं उस हिसाब से रिपोर्ट आती है क्या? ये सब इशू है संसदीय लोकतंत्र में, उसकी मजबूती के लिए जो तरह से चल रहा है, इस सब पर आत्ममंथन भी होना चाहिए। लेकिन चलिए, प्रिजाइडिंग ऑफिस कॉन्फ्रेंस में और कौन सी नई बातें होंगी, क्या कुछ विचार का मुद्दा होगा। आज स्पीकर नंद किशोर यादव विस्तार से जब इसकी जानकारी देंगे तो कल फिर इस पर आपके साथ चर्चा होगी। अभी आपको ये चर्चा कैसी लगी आप लाइक कीजिए, अपेक्षा है द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए
और फिर कुछ नए तथ्य, नए समाचार के साथ आप अगली चर्चा में आपके साथ दिखूंगा। धन्यवाद।